दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। ठीक है, अब ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है, न्यूक्लियर शेल मॉडल क्या है, दोनों एक में ही कवर कर लेंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में। अब न्यूक्लियर मतलब नाभिक हो गया, और मॉडल मतलब किस तरीके से न्यूक्लियर काम करेगा। भाई नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच में किस तरीके से फोर्सेस लगते हैं, तो वो सारी चीजें किस तरीके से एक्सप्लेन करी गई। जैसे पहला मॉडल जो है वो मॉडल क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। भैया लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव। ड्रॉप मतलब क्या होती है, बूंदें। मॉडल मतलब क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया, इसे भाई नील बोर ने दिया था। नील बोर ने कहा कि जिस तरीके, सबसे पहले तो समझो सरफेस टेंशन क्या होती है। जितने भी पृष्ठ तनाव होते हैं, सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। जो भी बूंदें होती हैं भाई, ठीक, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल, और बटे में होता है लंबाई। इसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं भाई। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। उसी तरीके से जब कभी भी हम लोग बात कर रहे होते हैं बूंद के बारे में, जैसे अगर हम कुछ बेसिक सी चीजें आपको बताएं कि भाई जो गर्म खाना है वो स्वादिष्ट लगता है, ठंडा खाना है उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण भाई अधिक पृष्ठ लेता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो सरफेस टेंशन काम करता है बूंद के ऊपर भी। तो इन्होंने कहा जिस जिस तरीके से एक बूंद एक्टिव होती है, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस एक्टिव होता है। यानी इन्होंने इस मॉडल में नाभिक की तुलना, न्यूक्लियस की तुलना बूंद से कर दी भाई। तो अब देखें भाई कैसे समझेंगे, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो हमने क्या लिखा, किसी न्यूक्लियस के भीतर कौन होता है भाई, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने देखो दो तरीके से दिखा रखा है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो किसी न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, तथा न्यूक्लियस फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। न्यूक्लियस की भैया कितनी प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है। डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रियलिटी ये भी है कि भाई 6 सेमेस्टर एमजेपीआरयू मेरी तरफ लगती है और पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये सब खुद लिखना पड़ता है, बैठ के रिसर्च करनी पड़ती। कोई कायदे की किताब अपनी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है कि भैया जहां से जो किताब उठा लाओ कि डायरेक्ट ये 6 सेमेस्टर की किताब है, तो वो किताब कोई अवेलेबल नहीं है। कोई मॉडल पेपर अभी आए हुए नहीं है। तो क्या करना पड़ता है भाई, जो भी किताबें मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं उनमें से चीजें छांटनी पड़ती हैं, सिलेक्टेड सब, पूरा सिलेबस देखना पड़ता है बैठ के कि क्या कहीं ऐसा ना हो कुछ आपको एक्स्ट्रा करा दिया जाए, कुछ आप पढ़ते रहो बाद में वो पेपर में आपके काम ना आए। तो सारी चीजों पर रिसर्च में टाइम लगता है। कल हमने देखा, टीम बता रही थी कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी हमें मतलब बहुत जल्दी चाहिए। अरे भाई नहीं, क्यों परेशान हो यार। आप ये मान के चलो कि आपके जो पेपर हैं, जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे सर जी पेपर इलेक्शन से पहले होंगे या बाद में होंगे। तो पेपर भाई इलेक्शन, और इलेक्शन कब है पहले तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक, मेरे घर में एक फंक्शन भी है 11-12 तारीख के, हमें 15 को निकलना है। तो 15 तारीख तक ये वाला जो पेपर है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं, उसमें देखो यहीं पर सिलेबस पड़ा हुआ है। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और सॉलिड स्टेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मान के चलो 25 से 30 वीडियोस बनानी पड़ेंगी और सब डिटेल में हो जाएगा। जैसे 2 वीडियोस हम आज ही बना देंगे। तो सारी चीजें 1 to 1 लेके आ रहे हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा सब्र रखा करो, क्वालिटी चीजें देने में टाइम लगता है। कुछ भी कंटेंट उठा के कहीं से भी डाल दें तो फिर तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 3 क्वालिटीज होती है भाई। क्या क्वालिटी होती है, पहली होती है क्लोज पैकिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमने आपको बताया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की क्लोज पैकिंग होती है, यानी बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं, अंदर अंधाधुंध खिच्चो मचाओ। इसलिए अगला पॉइंट देखो क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जब क्लोज्ड पैकिंग है, बहुत घना घना है, तो फिर क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, हमने आपको बताया था पीछे भी न्यूक्लियर फोर्स की जो फोर्सेस होते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं बहुत ताकतवर है। आपको बताया था 10 की घात 38 गुना किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, 10 गुना 20 गुना किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। यानी स्ट्रांग बहुत होते हैं लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, बहुत दूर वाले में नहीं लगेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास पास हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पास पास हैं, उनके बीच में ये लगते हैं। तो ये न्यूक्लियस की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। ठीक, अब क्या लिखा, इन 3 प्रॉपर्टीज के कारण न्यूक्लियस को एक रिजल्टेंट इफेक्ट प्राप्त होता है जो किसी लिक्विड ड्रॉप की सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के समान होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये 3 प्रॉपर्टी है, इन 3 प्रॉपर्टी के कारण जो रिजल्टेंट इफेक्ट निकल के आता है, उससे जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा जाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही पता चलता है जैसा एक लिक्विड ड्रॉप होती है। जैसे एक लिक्विड ड्रॉप का मतलब क्या है, जैसे एक पानी की बूंद होती है, जो क्वालिटीज उसमें सरफेस टेंशन वाली दिखती है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, ठीक, वही क्वालिटीज न्यूक्लियस में दिख जाती हैं। तो जब इसमें दिख जाती तो इन्होंने क्या कहा, जैसे किसी लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स इसके स्फेरिकल वॉल्यूम में मूव करते हैं कि भैया अगर स्फेरिकल बूंद है, ये भी होता है नहीं, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि पानी की जो है वो
छोटी बूंद जो है वो गोल होती है, बड़ी बूंद चिपट चपटी होती है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें भी पृष्ठ तनाव कारण होता है। तो इन्होंने कहा जब कोई बूंद होती है स्फीयर शेप होता है, गोले के शेप में होती है, तो जिस तरीके से उसके जो बूंद है लिक्विड ड्रॉप है उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और मॉलिक्यूल्स के रैपिड मोशन को ड्रॉप में इन सबके लिक्विड टेम्परेचर से मेजर करते हैं। तो एक लिक्विड टेम्परेचर होता है जिससे मेजर करा जाता है कि कितना मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव कर रहा है। उसी तरीके से कहा गया जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स मोशन करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोशन करते रहेंगे और इस मोशन को हम लोग किससे, न्यूक्लियर टेम्परेचर से, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड टेम्परेचर बोल दिया। इसे क्या बोल देंगे भाई, इसे बोल देंगे न्यूक्लियर टेम्परेचर से मेजर करते हैं, जिसे बोहर ने क्या कहा, स्यूडो टेम्परेचर का। स्यूडो मतलब आभासी होता है, काल्पनिक। उन्होंने कहा कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का मोशन हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, उसे स्यूडो टेम्परेचर कहेंगे। इस मॉडल को 1936 में नील बोहर ने दिया था। ठीक, इनके कोलैबोरेटर कौन थे, यानी इनके साथ में कौन थे, कालकर थे। ठीक है भैया, तो नील बोहर और कालकर ने मिलकर कोलैबोरेशन में इस मॉडल को दिया था जिसे कहा गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक, इस मॉडल का यूज क्यों करा भैया, काहे के लिए करा गया, तो पहला न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे मान लिया हम यहाँ पे बहुत कम स्पॉन्सरशिप करते हैं, लेकिन अभी हम एक वीडियो करने वाले हैं, 2-3 दिन में आएगी, वो इंटीग्रेटेड वीडियो है। इंटीग्रेटेड वीडियो का मतलब क्या है कि मेरी पूरी एक वीडियो चलेगी, उसके अंदर हम कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, बीच में बता देंगे भाई ये यूनिवर्सिटी है या ये है या कुछ है, और उसका हम कुछ पैसा। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है जुड़ना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है अलग होना। तो किस तरीके से न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन निकल जाएगा या न्यूट्रॉन निकल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसे डिसइंटीग्रेशन कह देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या होता है, टूटना, विखंडन कहते हैं। जैसे नाभिक के विखंडन की, एक बड़ा नाभिक होगा छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, उसे हम लोग न्यूक्लियर फिशन कहेंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी समझना पड़ेगा भाई, सुनो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की, यानी किस तरीके से न्यूक्लियस का से डिसइंटीग्रेशन होगा, कोई न्यूट्रॉन अलग होगा या कोई पार्टिकल अलग होगा। कैसे होगा भाई, किसी न्यूक्लियस से पार्टिकल का इजेक्शन भी सेम उसी प्रकार होता है जैसे किसी लिक्विड ड्रॉप से मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होता है। ठीक है, इवापोरेशन कैसे करोगे भाई, कि अरे सरल भाषा में बाष्पीकरण कैसे करोगे यार, कि भैया कोई पानी की बूंद है, पानी की बूंद से मॉलिक्यूल अलग करने में तो क्या करोगे बताओ। उसी तरीके से भाई, ठीक है, जैसे क्या करते हैं, आप क्या करोगे बताओ, मान लिया आपने गर्म करा, बाष्पीकरण कैसे होता है बताओ, जब हम लोग गर्म करते हैं तो एनर्जी मिलती है, उसे एनर्जी मिलती है तो पानी भाप बन के उड़ता है भाई, यही तो तरीका होता है ना। तो एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा सेम तरीका होगा क्या न्यूक्लियस में भी, पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, इवापोरेट करने के लिए लिक्विड ड्रॉप को एनर्जी की नीड होती है और मॉलिक्यूल को भी एनर्जी की नीड होगी, तभी तो निकाल पाएगा ना वो। इसी प्रकार जब एक न्यूक्लियर पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल से टकराता है, होगा क्या, न्यूक्लियर है, उसके अंदर पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे, अभी चनकड़ मार के देखो किसी का क्या होगा, गरम गरम लगेगा ना। तो जब टकराएंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी तो भैया पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएगा, यही तो लिखा हुआ। तब एनर्जी एक्वायर करता है जिससे पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और फोर्स किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन के समान हो जाता है, जिससे यह पार्टिकल न्यूक्लियर से इजेक्ट हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इन्होंने क्या कहा कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले तो मोटा मोटा समझ लो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है भाई, पार्टिकल का अलग होना। तो इन्होंने कहा पार्टिकल बिल्कुल वैसे ही अलग होगा जैसे एक लिक्विड ड्रॉप से मॉलिक्यूल अलग होता है, उसका इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन कैसे होगा भाई, एनर्जी चाहिए होगी, गर्म करोगे एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी चाहिए होगी। उसी तरीके से बोले इनके पास एनर्जी कहां से आती है, बोले जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, और जब एनर्जी जनरेट होती है तो भैया क्या करता है, भैया वो बाहर निकल जाता है फटाफट से। ठीक, फिर न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब क्या होता है, फिशन मतलब होता है विखंडन, टूटना। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तब हम लोग उसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं भाई। ठीक, जैसे एक 0n1 एक न्यूट्रॉन है। ठीक, एक न्यूट्रॉन किस पे टकराया भाई, 92 यूरेनियम 235 के एक बड़े न्यूक्लियस पे टकराया, ये टूट गया काय में 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टन 92, इन दो में ये टूट गया। 3 न्यूट्रॉन मेरे भाई निकल गया, साथ में कुछ एनर्जी निकली, क्यू कहा जिसे हमने, जिसे क्यू वैल्यू कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाएंगे, आने वाले 2-3 वीडियोस के बाद ही आ जाएगी, क्योंकि इधर जो है मान के चलिए जो अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके अंदर हम लोगों को 15 के करीब वीडियोस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 15 वीडियोस इसकी हो गई, 15 वीडियोस सॉलिड स्टेट की हो गई, यानी 30 वीडियोस के अंदर जो है आप मान के चलिए ये पेपर बिल्कुल डिटेल में लेके आ रहा है। वीडियो नहीं 10-5 मिनट वाली वीडियो नहीं है, पूरा डिटेल में समझा रहे, एक टॉपिक एक में खत्म, तो आराम से खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही 30 वीडियोस और मान लीजिए 60 वीडियोस के अंदर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि शायद नहीं हो पाएगा
तो ऐसा देखो, इस समय हम पहले तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपको अंदर की एक बात बताएं, जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये YouTube पे वीडियोस नहीं जाएंगी, यहीं जाएंगी, तो आपको बताएं कि भैया आज जो है रात भर हम यहीं रहते तो यहीं है कोचिंग में, सुबह उठे मुँह भी नहीं धोया है। यहाँ पे कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे आए, हमने उनसे पूछा नहाए हुए लग रहा है? बोले नहाए हुए नहीं लग रहा, हमने वीडियो बनाने चल जाएगा? बोले चल जाएगा। हमने चलो फिर ऐसे ही बनाते हैं, बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि घर जाते या फिर नहा तो टाइम खराब होता, हमने यार बना लो फटाफट से। तो ज़्यादा टेंशन ना लो भाई, हम सनकी आदमी हैं। और मेरे हिसाब से हमने पिछले 3 सालों में 10,000 प्लस वीडियोस बनाई होंगी। सिर्फ 6 सेमेस्टर ही रह गया है, बाकी फर्स्ट से 5th तक सब कंप्लीट ही है लगभग। उसमें हम आखिरी में 1 शॉट बना के डालेंगे। 1 शॉट कोशिश रहेगी आपका भी बनाए, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि उसमें सिर्फ 1 शॉट डालेंगे, तो सिर्फ आपका ही तो कंटेंट बनाना है। बाकी 12th के यूपी बोर्ड है तो उस पर काम करना है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, करा देंगे भाई, ठीक है। चलिए सर जी, तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 3 न्यूट्रॉन इसमें उत्पत्ति होती है। तो भाई कैसे लिखा हमने? एक हैवी न्यूक्लियस की छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिटिंग, बड़े नाभिक का छोटे छोटे भागों में टूटना, जब इस पर थर्मल न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, यानी एक न्यूट्रॉन जो है टकराता है, क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। तथा फिशन के रिजल्ट में लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसी पे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। इसके बाद वाली जो वीडियो शूट करेंगे वो न्यूक्लियर रिएक्टर होगी, साथ में सारे टॉपिक कनेक्ट करके चलना है भाई, ठीक है। तो तथा फिशन के रिजल्ट में लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी कितनी होती है? लगभग 200 MeV पर फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 होती है। यानी जब कभी भी हम लोग 92 यूरेनियम 235 का भैया इस पे न्यूट्रॉन टकराएंगे, जब न्यूट्रॉन इस पे टकराएगा तो जो एनर्जी निकलेगी पर इसके एक फिशन में कितनी होगी? 200 MeV, मतलब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी भाई। तथा प्रोडक्ट के साथ न्यूट्रॉन्स और गामा रेज एमिट होते हैं। इस प्रोसेस में एमिटेड न्यूट्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या होगा भाई? अभी हमने आपको दिखाया कि भाई एक न्यूट्रॉन टकराया और ये देखो यहाँ पे ये टूट गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकले हैं। अब ये न्यूट्रॉन 2 तरीके के होंगे। एक प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहलाएंगे। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तत्पर, तुरंत, मतलब फटाफट 10 की घात -14 सेकंड के अंदर निकलने लगे, वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। दूसरे डिलेड होंगे, आराम आराम निकलते रहेंगे। ज्यादातर कौन से होंगे? प्रॉम्प्ट वाले ही होंगे, तुरंत निकलते हुए दिखाई देंगे। तो 2 तरीके में, पहला होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? ये न्यूट्रॉन्स 10 की घात -14 सेकंड में एमिट होते हैं, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम है। तथा प्रॉम्प्ट हमने लिख भी दिया तत्पर, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं लगभग 99.36%, यानी लगभग सभी के सभी न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। बहुत कम परसेंटेज होती है जो कहलाते हैं डिलेड न्यूट्रॉन। डिलेड मतलब लेट वाले। ये न्यूट्रॉन लॉन्ग टाइम तक लगातार निकलते रहते हैं। केवल 0.64% न्यूट्रॉन्स ही डिलेड न्यूट्रॉन्स होते हैं मेरे भाई, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर कैसे हम लोग जो है न्यूक्लियर फिशन को करेंगे। तो ये एक बड़ा नाभिक है, बड़ा नाभिक पे क्या कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे, वो फोर्सेस लगते रहेंगे, धीरे धीरे करके शेप बदलना शुरू होगा और आखिरी में दोनों टूट के 2 न्यूक्लियस में अलग हो जाएंगे। इसे इन्होंने कैसे समझाया? इन्होंने कहा भाई देखो, जो लिक्विड ड्रॉप होती है उस पर 2 फोर्सेस काम करते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं उसे पढ़ते हैं भाई, जरा समझो। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग किसी लिक्विड ड्रॉप का फिजिकल शेप सरफेस टेंशन फोर्स और डिसरप्टिव फोर्स के बैलेंस पे काम करता है। एक उसमें भैया पृष्ठ तनाव बल लग रहा है और एक डिसरप्टिव फोर्स है जो उसे तोड़ने का काम कर रहा है। जब तक दोनों बैलेंस रहते हैं तो भैया जो बूंद है वो गोल रहती है, लेकिन जैसे ही डिसरप्टिव फोर्स समझते हो जो तोड़ देगा, तोड़ा फोड़ वाला फोर्स भैया, जैसे उसका मान ज्यादा हो जाता है सरफेस टेंशन से बूंद भैया आकार उसका बिगड़ जाता है और फिर वो अलग होने लगती है। सेम उसी तरीके से इन्होंने कहा यहां भी 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स कूलाम्बिक फोर्स है और एक फोर्स कौन सा है? मान लिया प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, दोनों के ऊपर प्लस है तो वो डिसरप्टिव भी तो होगा, तोड़ने की कोशिश करेगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन होगा। और दूसरा इस पे कौन सा लग रहा है भाई? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो दोनों को बांधे रखे हुए, वो सरफेस टेंशन की तरह काम करेगा। जब डिसरप्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो चीजें टूट के अलग हो जाएंगी। बस इतना सा बात है। तो क्या लिखा है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग किसी लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप इसके सरफेस टेंशन फोर्स और डिसरप्टिव फोर्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है। जब डिसरप्टिव फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, तोड़ने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? तब ड्रॉप का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है और स्फेरिकल शेप में वापस नहीं आता है और ड्रॉप 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बूंद टूट जाएगी, ठीक। उसी प्रकार न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बीच कूलाम्बिक फोर्स, अभी हमने क्या होता है 2 प्रोटॉन के ऊपर प्लस है तो वो प्लस बुला ले, क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये क्या होगा? डिसरप्टिव फोर्स का काम करेगा, ठीक। जबकि न्यूक्लियर फोर्स सरफेस टेंशन की तरह काम करेगा, जो बांधे रखे हुए उन्हें। तो अब ये क्या करेगा भाई? जैसे ही प्रोटॉन्स के बीच डिसरप्टिव फोर्स जो है जब वो लीड करता है तो क्या होता है? न्यूक्लियस 2 सेपरेट न्यू लाइटर पार्टिकल में अलग हो जाता है, वो टूट जाएगा भाई।
भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हम खुद लिखते हैं बैठ के भाई, ठीक है। सारा काम खुद ही करते हैं बैठ के, पीडीएफ लेने मतलब ढूंढने से लेके सारा कंटेंट रिसर्च तक खुद ही करते हैं बैठ के। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें मालूम है हम ये सारा कंटेंट किसी को, बहुत सारे बच्चे हमने पढ़ा दिए पिछले 13 सालों में, किसी बीएससी वाले बच्चे को ही हम हायर कर लें, वो रिसर्च करता रहेगा, लेकिन वो कंटेंट जो हम देना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से देखो कितना सरल लैंग्वेज है, आपको एक वीडियो देखते देखते तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीडीएफ है, आराम से बैठ के नोट्स बनाओ, और हम तो कहेंगे नोट्स बनाओ प्रॉपर। जब आपके नोट्स बन जाएंगे, सारी चीजें तैयार हैं, मस्त तरीके से आप कर पाओगे। कई बार हम कहते हैं कि भाई जिसके बाद नोट्स हो हमें भेज देना बना के, आदमी ने नोट्स ही नहीं बनाए होते, खर्रे निकलवा रहा होता, पीडीएफ निकलवा रहा होता। ज्यादा अमीर मत बनो, ठीक भाई। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि भैया तुम हरामखोरी करने लगोगे, आराम से उतारो, पीडीएफ बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इस समय थर्मल न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस से इम्पिंज का मतलब क्या होता है, मतलब टकराने के कारण क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी इनफ होती है, यानी इस समय जो है एनर्जी, जब डिसरप्टिव फोर्स ज्यादा होते हैं तो एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और न्यूक्लियस टूट जाता है। कई बार टकराने के बाद भी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। यदि एक्साइटेशन एनर्जी इनफ नहीं हो पाती तो क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन के लिए एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है वो ग्राउंड स्टेट में वापस लौट जाता है। उस समय खाली एनर्जी निकल जाएगी गामा एनर्जी के रूप में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडिएटिव कैप्चर प्रोसेस कहते हैं भाई, ठीक है। तो यानी सरल भाषा में क्या हुआ, दो फोर्सेस हैं, एक डिसरप्टिव फोर्सेस है, कौन सा, जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स जो बांधे हुए है वो सरफेस टेंशन की तरह काम कर रहा है। डिसरप्टिव फोर्सेस जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, टूट के अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इतनी एनर्जी नहीं मिल पाई तो क्या होगा, गामा के रूप में एनर्जी बाहर निकल जाएगी और ये वापस अपनी औकात में, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे भाई, ठीक। तो ये पूरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, डिटेल में आपको हमने बता दिया, पीडीएफ यहीं पे अवेलेबल है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। न्यूक्लियर शेल मॉडल क्या होता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर का शेल मतलब क्या होता है, कोश, ठीक। तो क्या कहोगे इसे, सुनो। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस को एक गैस के समान माना जाता है, जिसमें न्यूक्लियस कुछ क्लोज्ड क्वांटम सेल्स को ऑक्युपाई कर लेते हैं। इसी प्रकार एटम में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स कुछ क्लाउड सेल्स पर को ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्लोज सेल को। सभी को पता होना चाहिए भैया क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ उसे ऑक्युपाई कर लेंगे, कस के पकड़ लेंगे भैया, ठीक, तथा एटम को स्टेबल मान लेंगे। इस तरीके का एटम, देखो सरल भाषा में समझो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है और इस तरीके का व्यक्ति स्टेबल होता है। क्यों कि मान लिया मेरा घर है, मेरे घर में मान लिया हम न्यूक्लियस हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, पिताजी हमारे हैं नहीं, तो जब सब मेरी जिम्मेदारी तो हम न्यूक्लियस हैं। हमारे चारों तरफ कौन है, हमारी मम्मी है, हमारी बहनें हैं, नाना जी हमारे पास हैं, यानी या हम नाना जी के पास हैं, जो भी बात है। तो यानी कुल मिला के क्या, हम न्यूक्लियस का काम करें। जब तक वो लोग मेरे टच में रहेंगे, मेरे अट्रैक्शन में रहेंगे, तब तक हमारा घर स्टेबल रहेगा। अब सब काबिल बनने लगेंगे, वो कहेंगे हम तो अपना करेंगे, हम तो अपना करेंगे, तो स्टेबिलिटी खत्म होने लगेगी। जैसे आपके घर में पिताजी होंगे या मम्मी होंगी, कोई भी होगा, XYZ, या दादाजी होंगे, तो स्टेबिलिटी कब बनती, जब ये टच में रहती। तो इन्होंने कहा क्लोज्ड पैकिंग ऑक्युपाई कर लेते हैं तथा एटम को स्टेबल माना जाता है। और अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर है, मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये सब मैजिक नंबर होते हैं। इन्होंने कहा कि अगर इतने न्यूट्रॉन है या इतने प्रोटॉन है तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा न्यूक्लियस। कुछ स्पेसिफिक नंबर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, तब क्या होता है, ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन का मतलब बोले ऐसा क्यों होता है, बोले एक्सेप्शन है। लेकिन भैया हमने जहां तक फील करा कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन है, कौन से हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इन स्पेसिफिक नंबर को मैजिक नंबर कहते हैं। मैजिक नंबर, मैजिक का मतलब ही क्या कि भाई ये नंबर के प्रोटॉन थे या फिर ये नंबर के न्यूट्रॉन थे तो ज्यादा स्टेबल था न्यूक्लियस। तो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 को मैजिक नंबर कहा गया है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कह देते हैं, एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मैजिक नंबर होते हैं, उसे डबल मैजिक न्यूक्लियस कहते हैं। अगर प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है, तो वो डबल मैजिक न्यूक्लियस कहलाएगा। तथा कोई एक मैजिक नंबर होने पर इसे सिंपल मैजिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एक भी है तब भी सिंपल मैजिक न्यूक्लियस कहलाएगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मैजिक नंबर है तो सोने पर सुहागा, फिर तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल 2 ही हैं आपके कोर्स में, दोनों हमने करा दिए हैं, दोनों डिटेल में आपको बता दिए हैं। सर जी
इसके ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो भी बनेंगे वो आपको कराए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पूरा डिटेल में हमने आपको ये बता दिया है, ठीक है भाई। फिलहाल ये वीडियो हम यूट्यूब के लिए शूट नहीं करना है, कोर्स में ही पड़ेगी, लेकिन बाई चांस अगर ये पब्लिक करी जाती है यूट्यूब पे, तो अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रॉपर हमारी BDKD एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी हमने ये शूट ही इसीलिए किया कि ये कोर्स में जाए, क्योंकि फ्यूचर में वीडियोस जो है वो इधर की उधर होती रहती हैं, चीजें पढ़ती रहती हैं। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। अगर कोर्स में देख रहे हो तो भाई सब्र रखो, थोड़ा सा बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश है। भले ही एक दिन लेट हुआ, ये वीडियो हम कल रात में भी डाल सकते थे, लेकिन हमें लगा नहीं यार, ये थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं, बिल्कुल कायदे से लिखते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा बताओ, कोई किताब है जहाँ पे टोटल इंग्लिश में चीज़ें मिल जाएंगी, टोटल हिंदी में मिल जाएंगी, इस लैंग्वेज में मिल जाए? नहीं मिलेंगी। उसके अलावा आप मार्केट में जाना, 6 सेमेस्टर की कोई किताब है, आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि भाई मतलब नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं है बच्चे के पास, कुछ भी चल रहा है। हमने पता 5 बार MA करा, उस MA में फिलॉसफी और एजुकेशन के मॉडल ही नहीं मिले कुछ लोग मतलब जो दर्शन शास्त्र होता है तो उसके मॉडल ही नहीं मिले, ऐसे ही जाके पेपर देना पड़ा, मतलब कहीं से कुछ भी मटेरियल डेटा इकट्ठा करें। तो एक्सपीरियंस था तो काम चल गया, इसलिए कोई करता नहीं है। मुश्किल से 36-37 लोग पूरी यूनिवर्सिटी में थे जिन्होंने सिर्फ फिलॉसफी ले रखी थी, बाकी कोई नहीं था। 36-37 लोग केवल पूरी यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हो भाई। तो थोड़ा सा हालत खराब है यूनिवर्सिटी की, टेंशन ना लो, बाकी भी कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है। जब आएगा उनकी भी सब प्रैक्टिस कराएंगे फिलहाल, और ज़्यादा आप क्या ही कहें सर जी, ठीक है। और ओवरऑल अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।